हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान के 11वें चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। इस चैप्टर से आपके पेपर में लगभग 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बात यह है कि इन चैप्टर को तैयार करने के लिए आखिर हमें क्या करना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो टॉपिक बोर्ड पर लिखे हैं बस इन्हें तैयार करना है। और इन्हें तैयार करने के लिए आपको पहले समझना होगा कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक आपके ज्ञान के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप किसी ऐसे टॉपिक के बारे में नहीं जान पाएंगे जो कि उस ज्ञान से रिलेटेड है ना। तो क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं और समझाते हैं आपको हम कि कैसे कैसे हम लोग इस चैप्टर को हल करते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, कौन से न्यूमेरिकल आएंगे और कौन से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, किस तरीके के न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने होंगे, कौन कौन सी डिफिनेशंस हमें पढ़नी होगी। शुरुआत करते हैं। तो पहली डिफिनेशन आपको पढ़नी होगी प्रकाश, जो कि आपके पेपर में कभी पूछी नहीं जाती है। ठीक है, ना तो आपके पेपर में प्रकाशिक माध्यम पूछा जाता है, ना ही प्रकाश किरण पूछी जाती है। ये तीनों टॉपिक आपके पेपर में कभी पूछे नहीं जाते, लेकिन चैप्टर का नाम ही है प्रकाश। तो जब तक आप प्रकाश के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या है कि आपको पहले प्रकाश के बारे में जानना होगा, जो कि लगभग सारे बच्चों को पता होगा कि प्रकाश क्या है। वो एक प्रकार की ऊर्जा है, उसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रकाशिक माध्यम की, जो कि सबको पता है कि पारदर्शी माध्यम होता है, अपारदर्शी माध्यम होता है और पारभासी माध्यम होता है। इनके बारे में डिटेल्स से पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद बात करेंगे प्रकाश किरण की। प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण जो हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन सी किरणें होती हैं, अपसारी किरण, अभिसारी किरण, समांतर किरण, ये सब आपको पढ़ना है। 3 किरणों के बारे में पढ़ना है प्रकाश की किरण में। फिर पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम पढ़ने हैं हमें, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वास्तविक होता है, दूसरा आभासी होता है। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो इतने टॉपिक आपको तैयार करने हैं। इस तरीके से आपका यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे दर्पण के बारे में, और दर्पण में भी जो है उसके भी कुछ पार्ट हैं। पहला है हमारा समतल दर्पण और उसके बाद है हमारा गोली दर्पण। गोली दर्पण के 2 पार्ट हैं, एक अवतल दर्पण है, दूसरा उत्तल दर्पण है। तो आपको ये पढ़ना है। और एक बात फिर बता दें, दर्पण पेपर में नहीं आता, बहुत ही रेयर केस में पूछा जाएगा कि दर्पण क्या है। लेकिन फिर वही बात कि जब तक दर्पण नहीं जानेंगे तो दर्पण से संबंधित परिभाषाएं कैसे जानेंगे। तो उसके लिए आपको दर्पण जानना जरूरी होगा। उसके बाद देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा है, गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, ये हम लोगों को पढ़ना है। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होंगी, जैसे कि उसमें वक्ता त्रिज्या, वक्ता केंद्र, मुख्य अक्ष और इस तरीके के टॉपिक पढ़ना है। दर्पण का ध्रुव, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि पढ़ने हैं, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, और इसके लिए आपको दर्पण पढ़ना होगा। फिर उसके बाद गोली दर्पणों से संबंधित से प्रतिबिंब का बनना, मतलब किस प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे गोली दर्पण से, वो हमें पढ़ना है। तो उत्तल दर्पण से मात्र 2 स्थितियां हैं और अवतल दर्पण से आपको 6 केस पढ़ने होंगे, मतलब 6 और 2 8 डायग्राम आपको बनाने होंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को। हम सब कुछ आपको अपनी क्लास में सॉल्व कराते हुए चलेंगे। अच्छे से आपको नोट्स भी देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएगा। आज की क्लास का तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बोर्ड पे जितना लिखा है बस उतना ही हम आज की क्लास में आपको समझाने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसमें टोटल 8 केस पढ़ने हैं। 6 केस पढ़ने हैं टोटल आपको किसके लिए? 6 केस पढ़ने हैं आपको अवतल दर्पण के लिए, और 2 केस पढ़ने हैं आपको उत्तल दर्पण के लिए। उसके बाद वक्ता त्रिज्या R और फोकस दूरी F में संबंध। बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन आ सकता है, एक छोटा सा 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर, ये पक्का है ना। लेकिन एक बात और, बुक में आपकी इसका पूरा निगमन दिया होगा। आपको पूरा निगमन नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूपी बोर्ड ने जो है सिलेबस आपका कम कर दिया है इस साल, नहीं जब से एनसीईआरटी आया तब से। वरना इसका जो पहले से था कि निगमन इसका करना है। निगमन क्या होता है कि ये सूत्र कहाँ से आया है उसकी खोज करके, जो मतलब न्यूमेरिकल करके पूरा सा हम लोगों को पूरा निगमन करके
देना होता है। तो इसका सिर्फ आपको सूत्र पढ़ना है, स्कूल वगैरह में लिखवा दिया जाता है निगमन वगैरह, लेकिन वो सब कुछ आपको पढ़ना है इंटर क्लास में। फिर क्या है, दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, इसमें भी आपको केवल सूत्र ही पढ़ना है। और जितना ये कोर्स आपके बोर्ड पर लिखा है ये सारा यूपी बोर्ड द्वारा दिया गया है, मेरे द्वारा कुछ नहीं, बस मैंने छांट कर अच्छे से इसको लिखकर आपको समझाने की कोशिश की है। तो उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम पढ़ने हैं। जिस प्रकार प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था उसी प्रकार प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। ये सब कुछ हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि सामने आपके एक शीशा खड़ा कर दिया गया है, कांच नहीं, दोनों में फ़र्क होगा। शीशा खड़ा कर दिया गया है, उसके दूसरी तरफ पॉलिश होती है। अब आप इधर से टॉर्च जब जला के उस पर रे डालेंगे तो वो वापस आएगी, क्या वापस जाएगी, उस तरफ निकल जाएगी कांच के? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो घटना की वापस आ जाए प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, और वो घटना जब उस पार निकल जाए उसे अपवर्तन कहते हैं। सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये उसके नियम पढ़ने हैं, दो नियम हैं, और 2 परावर्तन के 2 अपवर्तन के। यहाँ से आपका जो है पूरा परावर्तन खत्म हो जाएगा, अपवर्तन शुरू हो जाएगा, है ना। फिर प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम पढ़ने हैं। अपवर्तनांक पढ़ना है। अपवर्तनांक क्या है? आपको माध्यम पढ़ने होंगे, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है? मतलब एक ऐसा माध्यम जिसमें जो कण हो वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो, और विरल माध्यम वो जिसमें कणों की मात्रा क्या हो, कम हो। सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। तो अपवर्तनांक हो गया। अपवर्तनांक के बाद दर्पणों के हमको आंकिक प्रश्न करने हैं, और ये आंकिक प्रश्न जानते हैं कि इस बेस पे होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही सूत्र पर होंगे, पहला ये, दूसरा ये। इन सूत्रों पे न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। तो ये आंकिक प्रश्न हो गया, जो कि आपके पेपर में 4 नंबर का आता है जब आप थ्योरी से बचना चाहें तब। और कभी कभी तो ऐसा थ्योरी का क्वेश्चन आता है कि समझ में नहीं आता है कि हम इसमें क्या लिखें और क्या नहीं लिखें, या फिर ऐसा भी आता है कि उसका आंसर आपको बहुत ज़्यादा लिखना होता है और टाइम वेस्ट होता है। उस सब से बचने के लिए आपको न्यूमेरिकल तैयार करना होगा, मतलब दर्पणों के आंकिक प्रश्न को जो है पढ़ना होगा। यहाँ से आपका पूरा दर्पण समाप्त होता है, मतलब दर्पण में ही हमें अपवर्तन परावर्तन सब पढ़ना है। फिर उसके बाद बात करते हैं लेंस में। अब लेंस क्या होता है? लेंस में अपवर्तन की घटना होती है। इस प्रकार से जब इस, मान लीजिए ये लेंस है, इधर से रे जाएगी तो उधर निकलेगी, लेकिन यदि यह समतल हुआ, मतलब स्लेट हुई कांच की, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस प्रकार जा रही थी किरण उसी प्रकार निकलेगी। लेकिन यह उत्तल हुआ तो किरण जाएगी और अपने जो है मुख्य अक्ष की ओर झुक जाएगी। ये सब कुछ जब पढ़ेंगे तभी डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब क्या हुआ, उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। फिर पढ़ना है आपको लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। मेरे शर्ट की वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो गया है, तो हम समझा देते हैं लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। उसके बाद पढ़ना है लेंसों की अभिसारी व अपसारी प्रकृति। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। ये ज़रूर पूछा जाता है कि लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति क्या होती है। अभिसारी प्रकृति किरणों का एक जगह मिलना, अपसारी प्रकृति किरणों का फैलना। बिल्कुल ट्रिक में याद करेंगे और अच्छे से क्लास में हम आपको समझाएंगे सब कुछ। वीडियोस आने वाले हैं, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो वीडियो आ चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर होते हैं। फिर है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आपने दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना अभी बताया गया था आपको, उसी प्रकार लेंसों द्वारा भी प्रतिबिंब का बनना होता है, लेकिन उल्टा होता है। उत्तल लेंस में 6 केस होते हैं और अवतल लेंस में मात्र 2 ही केस होते हैं। तो इसमें भी टोटल आपको 8 डायग्राम ही बनाने हैं। उसके बाद जिस प्रकार ये सूत्र पढ़ा था दर्पण के लिए, उसी प्रकार लेंस के लिए पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है दोनों में, वो भी होता है माइनस का। सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v। ये दर्पण के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे यदि माइनस लगा दिया जाए तो ये लेंस के लिए हो जाता है। तो क्या है ये लेंस के लिए। फिर पढ़ना है रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन। जो भी नोट्स हम आपको देंगे वो सारा का सारा सिंपल होगा, बहुत आसान शब्दों में होगा, इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। फिर रेखीय आवर्धन। फिर लेंस की क्षमता। अब मान लीजिए कोई पूछे आपकी क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे जितना हम आपसे लड़ सकते हैं मेरी उतनी ही क्षमता है। उसी प्रकार लेंस की क्षमता वह क्षमता होती है कि लेंस की, मान लीजिए आपसे उत्तल लेंस की बात की जाए तो वो क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करेगा। लेकिन अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देगा। तो लेंस की वह क्षमता
जो अपसारी और अभिसारी प्रकाश पर निर्भर करती है उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे अवतल व उत्तल लेंस की पहचान। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि उत्तल लेंस कौन सा है और अवतल लेंस कौन सा है, तो आप कहेंगे उत्तल लेंस वह लेंस जो बीच में उभरा हो, किनारों पे पतला हो, लेकिन अवतल लेंस वह लेंस जो आपका किनारों पे मोटा हो और बीच में पतला हो। लेकिन जब आपसे कहा जाए प्रतिबिंब देखकर बताइए कि कौन सा लेंस उत्तल होगा और कौन सा लेंस अवतल होगा, तब छूने वाली बात खत्म हो गई, छूमंतर हो गई। अब आपको प्रतिबिंब देखकर बताना है और क्वेश्चन तो यही आता है कि प्रतिबिंब देखकर बताइए। तब आपको पढ़ना होगा अवतल व उत्तल लेंस की पहचान किस प्रकार होती है। और उसके बाद सब कुछ पढ़ने लेने के बाद लेंसों के उपयोग पढ़ने हैं, मतलब हमें उत्तल और अवतल और समतल लेंसों के उपयोग पढ़ने हैं। तो समतल लेंस नहीं होता है, कांच की स्लेट होती है, समतल दर्पण होता है ना। लास्ट में पढ़ने हैं हम लोगों को लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्न। और जब इतना कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एनसीईआरटी बुक में जो ब्लू कलर से जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उन्हें सॉल्व करना है, स्वयं करना है, और धीरे धीरे हम आपको करवाते ही रहेंगे। इतने वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये वीडियोस होंगे, सारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन भी आपको करवाया जाएगा। तो इस तरीके से ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है और उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और हमें एक शायरी भेजी थी हमारे प्रिय बच्चे ने, हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं उसको, कि उसने कहा था क्या खूब कहा है किसी ने, क्या खूब कहा है किसी ने कि अगर दिल लगाना है तो किताबों से लगाइए। क्या खूब कहा है किसी ने कि अगर दिल लगाना है तो किताबों से लगाइए, क्योंकि वो बेवफा भी हुई तो आपको काबिल बनाकर छोड़ेंगी। ऐसा भेजा था हमें हमारे एक बच्चे ने। आप भी भेज सकते हैं हमारी फेसबुक आईडी पर, सर्च करें आप ज्ञानोदय के गुरुजी फेसबुक पे, और उस पर आप हमें भेज सकते हैं अपनी पसंदीदा शायरी, जिसे हम अपने आने वाले वीडियोस में पब्लिश करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।